अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। आज हम उसकी बात करेंगे जो पाकिस्तान में हो तो काफी ज्यादा गई है, लेकिन अब उस पर ज्यादा बात नहीं होती। मैं बात कर रहा हूं महंगाई की। मौजूदा हुकूमत का यह दावा था कि हम आके महंगाई को कम करेंगे, लेकिन इस वक्त जो महंगाई की पोजीशन है वो आपके सामने है। हमने देखा कि हाल ही में हुकूमत की जानिब से एक दफा फिर पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया। अब महंगाई के हवाले से मौजूदा हुक्मरान क्या कुछ कहते रहे, मरियम बीबी ने कुछ अरसा कबल क्या फरमाया, जरा जी आपने सुना। उन्होंने कहा कि अब महंगाई का ग्राफ नीचे जा रहा है, पिक्चर अभी बाकी है। वाकई पिक्चर अभी बाकी है। जरा ये आप कंप्लीट पिक्चर देखें कि ऑपोजिशन में यही जो हमारे हुक्मरान दोस्त हैं जब ऑपोजिशन में थे तो क्या फरमाते थे, जरा सुनिएगा। जी आपने सुना कि सब गद्दार हो, आईएमएफ का गुलाम बना दिया। अब पाकिस्तान का अगला बजट आने वाला है, अवाम इंतजार कर रही है कि कितना रिलीफ मिलेगा। उसके हवाले से भी ये खबरें आ रही हैं कि आईएमएफ की टीम आ रही है, वो देखेगी कि पाकिस्तान का फाइनल बजट क्या होगा। तो आईएमएफ से कितनी आजादी दिलवाई गई। जहां पे एक तरफ ये हुकूमत की सूरत हाल है, दूसरी तरफ आपको ऑपोजिशन कहीं पर नजर ही नहीं आती। दुनिया में कौन सी ऐसी ऑपोजिशन होगी कि इतनी ज्यादा महंगाई हो गई, आपको कोई ऑपोजिशन की तरफ से उस तरह का रद्द-ए-अमल नजर आया? वो तो लगता है है कि उनकी आपस की लड़ाइयां खत्म नहीं होती, ना पार्लियामेंट के अंदर आपको उनका कोई किरदार नजर आता है, ना बाहर आपको किसी जगह पे वो अवाम के मसाइल के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। अपनी जमात के मसाइल, अपने मसाइल के आगे पीछे उनकी सियासत घूम रही है। आज के प्रोग्राम में उसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। उसके साथ साथ कल इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है, क्या कल मुलाकात होगी, उस हवाले से भी कुछ खबरें। और उसके साथ साथ अचकजरई साहब और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान क्या मुलाकात हो सकेगी, एक दफा दोबारा ऑपोजिशन और हुकूमत में राब्ते हो रहे हैं। इन सारे मामलों पे गुफ्तगू करने के लिए हमें स्टूडियो में कर रहे हैं सीनियर सहाफी शहबाज राना साहब। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए शफकत अवान साहब ने भी ज्वाइन किया, सर आपका भी शुक्रिया। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की रहनुमा और एमएनए शुमाइला राना साहिबा भी हमारे साथ हैं। शुमाइला आपका भी शुक्रिया। राना साहब मैं जरा आपसे शुरू करना चाहूंगा। पेट्रोल की कीमत में अचानक इजाफा हो गया, आपने देखा, और खबर इस तरह आई और आपने ही बल्कि रिपोर्ट किया कि आलमी मार्केट में उस तरह कीमत में इजाफा नहीं हुआ, लेकिन हुकूमत ने इजाफा कर दिया। क्या वजह है? क्या ये टैक्स कलेक्शन का दूसरी जगहों पे जो हम नहीं कर पा रहे वो रीजन है, मौशी पॉलिसियों की नाकामी है? आप कैसे देखते हैं इसे? जी बहुत शुक्रिया आपका अतर साहब। देखिए इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है कि एफपीआर के जो टैक्स का शॉर्टफॉल आ रहा है, जो 10 माह में 683 अरब रुपया हो गया है, ये उसको ऑफसेट करने के लिए पेट्रोलियम लेवी में जो है वो मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। और अली परवेज मलिक साहब ने जब आज कौमी असम्बली में इशारा किया कि जाके वजारत खजाना से पूछे, तो उसकी वजह थी, उसकी वजह यह थी कि जो पेट्रोलियम लेवी का 10 माह का हदफ था उससे कोई तकरीबन 150 अरब रुपया ज्यादा इकट्ठा हुआ है, और जो एफपीआर का टैक्स है उसमें 683 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। जब एक साइड पे शॉर्टफॉल आ रहा है और दूसरी साइड पे हदफ से ज्यादा है, तो आईएमएफ को तो ये फर्क नहीं पड़ता कि आप पेट्रोलियम लेवी जो कि एक टैक्स है वो भी, और दूसरी साइड पे एफपीआर का रेवेन्यू शॉर्टफॉल, तो कह रहा है कि आपने टोटल मिला के आपने एक हदफ हमसे तय किया है कि बजट का सरप्लस इतना होना चाहिए, वो हमें चाहिए। आप कान को उधर से पकड़े, ये आपका मसला है। असल इसके अंदर जो इशू है अतर साहब, देखिए दो चीजें, एक तो महंगाई बढ़ने की वजह जो है वो हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है, और एक है जो तो आलमी मंडी में सब कीमतें बढ़ रही हैं। हमारी इतनी पसली नहीं है हुकूमत पाकिस्तान की कि वो जो इंक्रीज है उसको वो ये एब्जॉर्ब कर ले। अब कोई माजी में सियासत के लिए जिस किस्म की भी ये चोरों की बात और ये और वो अपनी जगह पे, लेकिन ये पॉलिटिक्स है। रियलिटी ये है कि जो कीमत आलमी मंडी में बढ़ेगी आपको आगे इंक्रीज करनी है। जो प्रॉब्लम आ गया है, प्रॉब्लम ये आ गया है अब वो मतलब जो भी कमी बेशी जो भी हम कम हुई है आलमी मंडी में और हमने बढ़ाई है, इस पैसे कम हुई है और इन्होंने 15 रुपए पेट्रोल की बढ़ा दी। अब जो ज्यादती कहां पे है, जहां पे सारा गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम आ रहा है। जो आईएमएफ से मुआहदा है उसके तहत पेट्रोलियम लेवी पेट्रोल के ऊपर होना चाहिए 80 रुपए फी लीटर। हमारी आज कितनी है? 118 रुपए फी लीटर। 38 रुपए फी लीटर आईएमएफ के मुआहदे से भी ज्यादा पेट्रोलियम लेवी लगी। इसका टैक्स आप इसको कोई भी नाम दे दें, उसका जो इम्पैक्ट आएगा जब पेट्रोल महंगा होगा, जब डीजल महंगा होगा, उसका इम्पैक्ट आपका ट्रांसपोर्ट में आएगा, ट्रांसपोर्ट से आगे जाके आपका उसमें सब्जियों में आएगा, फलों में आएगा, तो ये एक पूरा उसका एक चेन इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। तो इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि शायद पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क बनता जा रहा है कि जो आलमी मंडी में जो कीमतों में इजाफा हो रहा है वो भी अपने सार्फिन से, अपने शहरियों से रिकवर कर रहा है, सिटीजन से, और उसके अलावा जो टैक्स उसका शॉर्टफॉल आ रहा है वो भी ऐसे वक्त में जब जो कीमतें हैं तेल की वो बहुत ज्यादा है दुनिया के अंदर, उस वक्त उसको भी रिकवर। ठीक है, इसमें जो ओवरऑल जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है मैं उस हवाले से भी पूछना चाहूंगा कि अगर उस तरह इन्वेस्टमेंट आ जाती जिस तरह हुकूमत दावे करती रही तो क्या सूरत हाल होती, उस पर मैं आऊंगा। लेकिन मैं जरा शुमाइला राना साहिबा को भी शामिल करूं। अवान साहब मैं आपके पास आता हूं फिर, लेकिन शुमाइला साहिबा ये जो पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया, ऑब्वियसली कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर हुकूमत का कंट्रोल नहीं है, लेकिन जिस तरह अभी शहबाज साहब ने कहा कि
सियासत होती है, एक दूसरे पे इल्जामात भी लगते हैं, लेकिन अगर हुकूमत की मौशी पॉलिसीज थोड़ी बेहतर होती, आज पाकिस्तान के अंदर इतनी सख्त होती कि मुख्तलिफ सेक्टर्स चल रहे होते, टैक्स ज्यादा आ रहा होता, तो शायद ये लेवी ना लगाने पड़ती, क्योंकि पेट्रोल की कीमत के ऊपर बुनियादी तौर पर टैक्स में इजाफा किया गया, क्योंकि बाकी जो सेक्टर्स हैं वहां से हुकूमत को आमदन नहीं हो रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो आपने अपने सवाल में ही एक जवाब दे दिया कि पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है उसमें कोई पाकिस्तान की हुकूमत की नाअहली नहीं है, और ना ही कोई हमारी ऐसा कोई वीक पॉइंट है या हमने कोई अवाम के ऊपर जो है वो एक्स्ट्रा बोझ डालने की कोशिश की है। ये पूरी दुनिया जानती है और अवाम जानती है कि इंटरनेशनल जो क्राइसिस चल रहा है उसके ऊपर तमाम मुल्कों के अंदर ये इस चीज़ का जो है इम्पैक्ट आया है। चूँकि पाकिस्तान में लोगों की कुव्वत खरीद जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, और हमें इसलिए इसके ऊपर थोड़ी सी तनकीद का भी सामना करना पड़ा। मगर मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि जब पाकिस्तान की ये जो ईरान और अमेरिका की जो जंग थी और ईरान रिजीम के ऊपर जब बात हुई, तो उसने पूरी कौम को जो है वो एक मुत्तहिद करके रख दिया कि हम समझते हैं कि इस वक्त कौम ने पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तान की रियासत और अपनी रियासत और अपनी हुकूमत का साथ देते हुए इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया कि ये इशू पाकिस्तान का नहीं, इसको पूरी दुनिया की लपेट, पूरी दुनिया इसकी लपेट में आई हुई है। दूसरी बात, अगर आप इस तरफ आए तो आप ये सवाल होता है कि जी लेवी की मद में जो है उसकी आपने जो प्राइस बढ़ाई है। जी जी। अब ये है कि देखें, हर चीज की आपको एक प्राइस पे करनी पड़ती है, हर चीज की। यहाँ पे देयर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड, दुनिया में कहीं पे भी कुछ मुफ्त नहीं मिलता। अब अगर IMF के अगर प्रेशर के अंदर हम देखें, क्योंकि IMF जो है वो पाकिस्तान की मईशत को कंट्रोल करना, पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए आपको बहुत से ऐसे जो है वो फैसले लेने पड़ते हैं, क्योंकि अगर आप मईशत को डुबो दे तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाए। अगर मईशत को कंट्रोल करते हैं तो आपको एक कदम थोड़ा आगे बढ़ना पड़ता है। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर हम जो है वो इसकी टैक्स की मद में जो ये आपने अभी बताया कि जो पहले 128 रुपए थे और अब जो है वो 118 रुपए थे, और हमने 80 रुपए जो है वो कम किए। नहीं, वो ये कह रहे थे कि जो IMF की शर्त है गालबन वो 84 रुपए की है, 80 रुपए की, 80 या 84 रुपए, और हम 118 ले रहे हैं, और हम 118 ले रहे हैं, तो हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं। वो जिसके हवाले से आपकी लीडरशिप कहती थी कि गुलाम बना दिया IMF का, आपने 38 रुपए का डिफरेंस मेरा ख्याल है आपने बताया 118 जी, आपने 38 रुपए। देखिए, आपने ये भी देखा कि हमने इसकी मद में जो टैक्स की मद में हमने इसको कम किया, पेट्रोल प्राइस जब कम किए हैं उसमें 80 रुपए जो है वजीर आजम ने, वो तो आपने उसमें 80 रुपए इजाफा कर दिया था ना, 160 पे ले गए थे उस पे, लेकिन हमने कम भी किया। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान को खसारे से बचाने के लिए और दिवालिया होने से बचाने के लिए आपको कुछ स्टेप जो है ना चाहते हुए भी लेने चाहिए, क्योंकि हुकूमत में रहते हुए देखें ऑपोजिशन है, उन्होंने पाकिस्तान के खजाने को, पाकिस्तान की आवाम को नहीं संभालना, उनका काम है तनकीद करना, चीजों को, इश्यूज को हाईलाइट करना। ठीक है, जो जर्नलिस्ट है उन्होंने अपनी नजर से चीजों को देखना है, लेकिन जो इस वक्त हुकूमत चला रहे हैं उनको मालूम है कि पाकिस्तान की जो मईशत है उसके इस्तेहकाम के लिए मैं जरा ऑपोजिशन को भी शामिल करता हूं कि ऑपोजिशन पे जो तनकीद हो रही है सर, इतनी ज्यादा महंगाई होगी, आप अपने जो भी आपकी लीडरशिप के इश्यूज हैं, आपके केसेस हैं, वो सारी बातें अपनी जगह पे, लेकिन ना आप किसान के साथ खड़े हुए नजर आते हैं, ना आप महंगाई के ऊपर उस तरीके से मौसर कोई किरदार, ना ये पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आते हैं। आपने तो पाकिस्तान, मुझे बोलने दें, पाकिस्तान के साथ आप बोलना नहीं, प्लीज मुझे बोलने दीजिएगा। पाकिस्तान के साथ यही खड़े हैं। देखिए, ये जंग को अपॉर्चुनिटी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके मुंह को खून लग गया है, ये खून चूस रहे हैं गरीब का, और ये जंग इन्होंने अपॉर्चुनिटी बना ली है। टैक्स इनसे कलेक्ट नहीं हो रहा, और उसके बदले में ये पेट्रोल पे लेवी बढ़ाते 118 रुपए पे ले गए हैं। देखें, कोई मुझे इसकी लॉजिक तो बता दें कि 10 से 15% लोग हैं जिन्होंने टैक्स पे करना है, और 100% लोग हैं जो इससे इफेक्ट हो रहे हैं। वो जो 85% लोग हैं जिनका टैक्स देना तो दूर की बात, जिनके पास रोटी भी नहीं है घरों में, आप उनसे किस चीज का बदला ले रहे हैं? आप उन पे ये सजा क्यों दे रहे हैं, उन 15% की जिनसे आप टैक्स वसूल नहीं कर पा रहे? आप टैक्स वसूल नहीं कर पा रहे और आप लेवी की मद में पैसे इकट्ठे करते जा रहे हैं।
ये कहाँ का इंसाफ है कि एक बंदे के जुर्म की सजा दूसरे बंदे को दी जाए और उन 15% की सजा उन 85% को दी जाए। जो इस वक्त शरह गुर्बत कितनी होगी आपको अंदाजा है कुछ? 38-39%। 21 पे हम ले गए थे अपनी दौरे हुकूमत में, ये 39 पे ले आए। कैसे मुल्क चलते हैं? थोड़ा सा मुझे बोलने दें इस पे। देखिए ये जब आए थे ना तो इन्होंने कहा था हम मैशत ठीक करने हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम को, उधर कराची में प्रोग्राम हो रहा है, ताजर बैठे हैं, बाहर से इन्होंने बिजनेसमैन मंगाए वो जो कि बेचारे खुद मजदूर थे और उनकी टिकटें भी भरी हैं और इधर शो ऑफ किया जी हम बाहर से बिजनेसमैन आए हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। और मेरे भाई 4 सालों में मुझे बता तो दें कि कोई इन्वेस्टमेंट आई है पाकिस्तान में? जी जो लोग थे वो भाग गए, बड़ी बड़ी कंपनीज पाकिस्तान से भाग गई और जो जिन्होंने आपको लारे लगाए हुए थे और जो सब्ज बाग आप हमें दिखा रहे थे वो आए नहीं। आप मुल्क चला रहे हैं सिर्फ गरीब आदमी का खून चूस के, उस पे टैक्स लगा के, उस पे पेट्रोल पे, डीजल पे, बिजली की कीमतें बढ़ा के। इस तरह आप कब तक चलाएंगे? देखिए आप मान जाएं कि आप फेल हो गए हैं, आप फेल क्या आप क्रैश हो गए हैं, आपसे ये मुल्क नहीं चल पा रहा। ठीक है, मुझे सिर्फ कोई रीजन बता दें, ये जो मौजूदा महंगाई जिस साइड पे जा रही है इनके पास कोई हल क्या है कि अगले आने वाले 2 माह में, 4 माह में, 6 माह में ये क्या बेहतर कर लेंगे? इनके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, इनके इन्वेस्टर भागा जा रहा है मुल्क छोड़ के। ठीक है, पर अब आपके पास क्या हल है? मसला ये ना अपोजिशन आप हैं, आप लोग की अभी भी 2 घंटे सिर्फ और सिर्फ एहतजाज किया है। हालांकि इमरान खान जेल में कैद तन्हाई में है, पिछले 6 माह से हैं, वो शदीद बीमार हैं। हमारे वर्कर्स, इवन क्या जो हमारी वर्कर है सनम जावेद, वो ICU में हैं और उनको फैमिली को नहीं मिलने दिया जा रहा। ठीक है, ये पोजीशन है। लेकिन हम 2 घंटे एहतजाज महंगाई पे करते रहे हैं, हम पेट्रोल पे करते रहे हैं, डीजल पे करते रहे हैं, बिजली के जो कीमतें हैं उन पे करते रहे हैं। आप बाहर निकलने की बात करते हैं। आज एक पंजाब असम्बली ने एक और बिल पास किया है कि जी एक्ट बना दिया है कि जी एहतजाज करना है तो आपको 20 दिन पहले बताना होगा कि हमने एहतजाज करना है। ठीक है, तो जो वो गवर्नमेंट का रवैया है, ये सीधी गोली मारते हैं भाई। ये किसी को ये FIR सवों के हिसाब के, हजारों के हिसाब से हमारे वर्कर्स पर हैं। हमारे 22,000 वर्कर जेलों में गए। तो क्या आप कहाँ क्या आप बात कर रहे हैं? कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में। इन्होंने बिल्कुल ऐसे जकड़ लिया है और उस शिकंजे में खुद ऐसे फंसे हैं कि मुल्क अल्लाह माफ फरमाए इस साइड पे ये ले गए हैं, फिर आगे क्या होगा? मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं जी, ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। अच्छा राना साहब, अब ये जो IMF का वफ्द कहा जा रहा है कि आएगा और बजट को देखेगा और बहुत सारे लोगों की ये उम्मीद है कि बजट से शायद हमें कोई रिलीफ मिल जाए, तो क्या जो सैलरीड क्लास है उसको कोई उम्मीद रखनी चाहिए, आम बंदे को कोई उम्मीद रखनी चाहिए? देखिए IMF की जो टीम है ये कल रात पाकिस्तान पहुंच जाएगी जी। और बुध को हुकूमत पाकिस्तान के खाते खुल जाएंगे, आपका बजट डिसाइड होना शुरू हो जाएगा। गालिबन 20 मई तक वो इधर रहेंगे। वो एक फाइनल डॉक्यूमेंट बजट का दे देंगे जिसमें टैक्सेशन प्रपोजल्स भी होंगे, एक्सपेंडिचर प्रपोजल्स भी होंगे। वो हमारी जो पार्लियामेंट है उसके ऊपर मोहर लगा देगी फर्स्ट वीक ऑफ जून में वो पेश हो जाएगा। और जो भी एक प्रोसेस चलता है आई एम सॉरी राना साहब, आप ये कह रहे हैं कि जो IMF का वफ्द आएगा वो पाकिस्तान का बजट फाइनल करके दे के जाएगा? जी बिल्कुल, आप उससे आगे पीछे नहीं हो। नहीं, आपने सुना ये तो कहते थे कि तुमने IMF के हवाले मुल्क कर दिया और गद्दार हो गए। राना साहब मजाक कर रहे हैं। अभी जो IMF का डॉक्यूमेंट आज रात या कल रिलीज हो जाएगा, उसके अंदर एक कंडीशन का एक पूरा एक टेबल होता है। जब आप कंडीशन जाके देखेंगे ना, उसके अंदर एक नई शर्त है वो ऐड हुई जो पिछले जून में भी उन्होंने की थी, फिर उन्होंने कर दी है कि जो बजट होगा जो असेंबली पास करेगी नेशनल असेंबली, वो इन लाइन विद IMF स्टाफ रिकमेंडेशंस होगा। वो रिकमेंडेशंस कहेंगे, हुक्म तो नहीं कहेंगे। तो वो तो उसके अंदर डॉक्यूमेंट कंडीशन आ गई। आज रात या जब भी होते हैं रिपोर्ट पब्लिक हो जाएगी, वो आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। जो कि मुझे एक्सेस थी तो मैंने पहले वो उस पर करके तो मैंने सारी वो चीज़ें देखी। अच्छा, अब दूसरी चीज़ रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता। IMF ने एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला इनके लिए हुकूमत के लिए डिटरमिन कर दिया। वो कह रहे हैं जी हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि आप तनख्वाहदार की तनख्वाह जो है वो उस पर सैलरी के ऊपर जो टैक्स है वो कम करें या ज़्यादा करें। अगर आपने उसके ऊपर टैक्स कम करना है तो आप हमें बताएंगे कि ये जो आपने फॉर एग्जाम्पल 5 अरब रुपए का रिलीफ दिया तनख्वाहदार तबके को, तो ये 5 अरब आप किधर से निकालेंगे? नंबर 1, क्या आप उसको नया किसी जगह पे टैक्स लगाएंगे वो बता दें, या कहीं से आप खर्चा काटेंगे? तो अगर तो हुकूमत कन्विंस करने में कामयाब हो जाती है कि हम ये A जगह पे रिलीफ देने के लिए B जगह को हिट करेंगे या अपने को खर्चा कट करेंगे, तो फिर शायद रिलीफ मिल जाए, वरना स्पेस नहीं है। इसमें जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जो प्रायोरिटीज है वो 2-3 है। अब वो कामयाब होते हैं या नहीं होते बात की बात है। नंबर 1, उनका ये 12 वो कह चुके हैं कि तनख्वाहदार तबके को कुछ वो रिलीफ देना चाहते हैं।
नंबर 2 जो हमारा एक्सपोर्ट का सेक्टर है, जो पहले टैक्स नहीं देता था, अब उसके ऊपर टैक्स जरूरत से ज्यादा लग गया। एक उसके ऊपर आमदन के ऊपर टैक्स लग गया स्टैंडर्ड 29%, वो ठीक है। उसके ओवर एंड अबव 2% और एडवांस टैक्स लेते जो कि नहीं लगना चाहिए। तीसरा, प्राइम मिनिस्टर की ये ख्वाहिश है कि जो सुपर टैक्स है, जो एक फजूल किस्म का टैक्स है, वो इन्होंने खैर लगाया खुद ही था इन लोगों ने, तो वो उस पर कुछ वो कमी या उसको खत्म करना चाहते हैं। फिर कोई कैपिटल वैल्यू टैक्स है जो आपके असासियां गैर मुल्की, उसके ऊपर इन्होंने, वो भी टैक्स गलत है, वो भी इन्होंने लगाया था, वो कुछ कम करना चाह रहे हैं। तो इस किस्म की प्राइम मिनिस्टर की जो है वो ख्वाहिशात तो है। अब वो जो इनकी प्रॉब्लम ये आ जाता है कि प्राइम मिनिस्टर की जो डिजायर होती है वो एक तरफ, और दूसरी साइड पे होती है गवर्नमेंट की जो नेगोशिएटिंग टीम, उसकी एबिलिटी टू नेगोशिएट। वो जो एबिलिटी टू नेगोशिएट है वो बहुत बुरी तरह कंप्रोमाइज हो चुकी है। यही वजह है कि आज हम जंग के माहौल के अंदर भी IMF से कोई भी किसी भी किस्म की रिलीफ लेने के लिए तैयार नहीं। आप पहले तो तैयार ही नहीं, आपने मांगी ही नहीं। मैंने उसको ये खबर की कि हम IMF को हमने बताया है कि जंग के बावजूद हमारे तमाम अहदाफ टारगेट के ऊपर है, हमारी इकोनॉमी को कोई नुकसान नहीं हो रहा। इनकी जगह पे कोई और होता, कोई और मुल्क होता। मैं तो उनको 20 साल से कवर कर रहा हूँ ना, और ये एक गवर्नमेंट की बात नहीं, ब्यूरोक्रेसी का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। वो जाकर उनको IMF को बताता कि ये डैमेज आ रहा है, ये आवाम के ऊपर इन्फ्लेशन का प्रेशर आएगा, यहाँ पे हम इतनी स्पेस बनती है, ये चीजें आप 3 माह के लिए डेफर कर दें, हम जुलाई में कर लेंगे। इन्होंने ऐसी कोई बात ये मांगते नहीं, इन्होंने मांगा ही नहीं, नेगोशिएशन इन्होंने मांगा ही नहीं। बाद में जब शोर पड़ा तो फिर प्राइम मिनिस्टर के कहने के ऊपर इन्होंने 1 हफ्ते की डेफरमेंट ली थी पेट्रोलियम लेवी की, डीजल के ऊपर, सॉरी 1 महीने की, पहले 1 महीने की डेफरमेंट ली। फिर जब वो टाइम आ गया आज से 10 दिन पहले, तो फिर उनसे उन्होंने 1 हफ्ते का इस हद तक इनको गुंजाइश दी कि जो बाकी रहता था उस पर इंक्रीज करने वाला उनके 2 किस्तों में कर लें आप। ठीक, दिस इज ऑल। ठीक है। अच्छा यहाँ पे जी प्लीज आप बोल, क्या कुछ ऐड करना चाह रही हैं? देखिए, मैं यहाँ पे ये बात करना चाहती हूँ कि हालात जो भी हों, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की हुकूमत है, अपनी आवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। और मेरा ख्याल है इस मद में, इस ज़मीन में जो वज़ीर आज़म है, उन्होंने टारगेटेड सब्सिडी का जो ऐलान किया था, हम उसको कैरी करेंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे। और दूसरी बात यह है कि मैं यहाँ पे ये कहती हूँ कि अगर IMF का प्रेशर है या आलमी मंडी के ऊपर तेल की कीमतों में, तेल की कीमतों में इजाफा हुआ और उसमें अगर अवाम के ऊपर बोझ आया है, तो उसमें अवाम के साथ हुकूमत भी खड़ी है, पंजाब हुकूमत खड़ी है, वफाकी हुकूमत खड़ी है। हमने कहीं पे भी अपने लोगों को तन्हा नहीं छोड़ा। उसमें आप देखें कि अवाम के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट, अभी भी आप तो वफाक में बैठे हुए हैं ना, आप तो कैपिटल में बैठे हुए हैं। ये तो सुपरफिशियल किस्म के इकदाम है ना, जो आम बंदा है जिसने ग्रोसरी करनी है, बच्चे को स्कूल भेजना है, बिल पे देना है, आप ही कह रहे हैं। देखिए, मैं आपको छोटी सी शुमाला मिसाल दूं। एक बंदा मिसाल के तौर पे 40,000 रुपए तनख्वाह ले रहा है, वो रोज का पेट्रोल सिर्फ 1 लीटर इस्तेमाल करता है। 1 लीटर इज वेरी मिनिमम। 1 लीटर का मतलब है कि वो महीने का 12,000 रुपए का पेट्रोल इस्तेमाल करता है। यानी उसकी तनख्वाह का एक बड़ा चंक जो है वो सिर्फ पेट्रोल पे चला जाए। तो वो कैसे अपना बजट बनाएगा? उसी बाइक वाले को जो अपनी एक जगह से दूसरी जगह पे सफर करता है, उसी को ही तो सबसे टारगेटेड सब्सिडी के अंदर हमने उसको फैसिलिटेट किया है, ट्रांसपोर्टर्स को किया है, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को किया है, ताकि शाय खुर्दोनोश या सब्जियां और उसकी जो तरसील है उसमें कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग एक्स्ट्रा मनी चार्ज करके, एक्स्ट्रा पैसे लेकर, तो महंगाई जो है वो बढ़ जाएगी। हमने इसीलिए तो ट्रांसपोर्टर्स को जो है वो किराया बढ़ाने नहीं दिया। हमने जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको हमने पैसे जो है वो किस मद में दिए हैं, उनको इसीलिए दिए ना कि आवाम को रिलीफ। वो 1 लाख रुपया या 1,20,000 रुपया महीने का देते हैं। उसमें आपको पता है कि बस की एक दफा भी टैंकी भी फुल नहीं होती, बस की टैंकी भी 1.5-2 लाख रुपए से ज्यादा फिल होती है। देखिए, बात यह है कि हुकूमत ने भी अपनी चादर देखकर पांव फैलाने। ठीक है। और मेरा ख्याल है कि उस दूसरे जो कई हमारे हमसाया ममालिक हैं, वहां पे गैस की शॉर्टेज हुई, वहां पे पेट्रोल की शॉर्टेज हुई, लाइनों में लगे रहे, कतारों में लगे रहे, और वहां पे लोगों ने एक्स्ट्रा मनी जो है उसके ऊपर इजाफी चार्जेस लेने शुरू कर दिए। इन हर गवर्नमेंट ने इन तमाम मामलात को कंट्रोल किया। ये जो हमारे हमसाया ममालिक हैं, उन्होंने पेट्रोल कितना बढ़ाया है, जरा ये भी, इस पे भी डिस्कस करें। इंडिया में तो कोई नहीं बढ़ा, इंडिया में बढ़ा ही नहीं, बांग्लादेश में बड़ा, मिनिमम सा बढ़ा, श्रीलंका में बहुत कम बढ़ा, अफगानिस्तान में नहीं बढ़ा,
ओ भाई वो भी इजाफा सर्वाइव तो कर रहे वहाँ हैं। भी हुआ है नहीं, कहाँ पे? जहाँ से तेल मेरी बात तो निकलता है। सुने, मेरी उन रिक्वेस्ट ममालिक तो में सुने। नहीं, बाहर आप हमसायों की बात कर रहे हैं तो हमारे हमसाये हमारे साथ बैठे हैं, वहीं से पेट्रोल ले रहे हैं जहाँ पे हम ले रहे हैं, जहाँ पे लोगों की लाइंस लगी हुई रिक्वेस्ट हैं। तो सुन ले मेरी, जी। वहां पे पेट्रोल पे इजाफा वो नहीं कर रहे, और आप सारा मुल्क आप इस पेट्रोल पे चलाएंगे तो ये कब तक आम आदमी पिसेगा और कब तक ये आप चला पाएंगे? कोई अगर आपके पास प्रोग्राम है मुल्क चलाने का, और अगर कोई एक्सपोर्ट आप बढ़ा सकते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट लेके आ सकते हैं तो बताएं, अदरवाइज भाई कह दें कि हम आप फेल हो गए हैं, अच्छा आपसे नहीं चल पा रहा। शफकत अवान साहब, आपकी हमने एक शैडो तो दुनिया कैबिनेट ने होगी, पास किए, कोई हमें आप क्या दुनिया ने आप पास किया? खुदा का खौफ करें, इन 25 करोड़ का सोचे, बात सुने, इन 25 करोड़ का सोचे, सिर्फ पाकिस्तान- अमेरिका के लिए आपने काम किया है आज तक। ठीक, मैं मानता हूं कि अमेरिका की आपने तरफदारी की है, जहां जहां पे वो फंसा है उसको निकाला है, ये आपको क्रेडिट जाता है। आपने अमेरिका की उस आपने पाकिस्तान की सबसे बड़ी फॉर्म को अपनी लॉबी के लिए मेरी इस्तेमाल बात- किया। चलो, नहीं, वो आपने एक मुल्क हायर के सदर किया हैं, मुल्क के साथ। नहीं, मुल्क का सदर है तो पागल है वो। नहीं, ये मुनासिब बात नहीं, मुनासिब बात नहीं। अच्छा चले, हम नहीं ये कहते। अच्छा मुझे अदर काजमी साहब, पॉलिसी मैं आप उसके कुछ डिफर ट्वीट करें। जो है ना वो आपके सामने रख देता हूँ। आप मुझे बताएं कि ही इज ए सेन पर्सन। नहीं, वो देखिए उसके ऊपर तनकीद हो सकती है, लेकिन ऑब्वियसली देखिए ना, एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है, करोड़ों वोट लेके आया हुआ है, तो उसकी अच्छा पॉलिसी मुझे पे तो मैं तो हैरान हूँ, मैं हैरान हूँ, मेरी रिक्वेस्ट तो सुन ले। और मैं नहीं कहता, वो इन्होंने एक्सक्लूसिवली आप लोगों के लिए रखा। नहीं, वो मेरी बात सुने, कल इंडिया में इलेक्शन हुआ है और वहां पे अच्छा शफकत साहब, जी, मसला ये है कि कैसे आपके बोलिए? पास क्या हाल है? आप ये इनको बुरा भला कहने से तो आवाम का पेट नहीं भरेगा ना। अगर आज आपकी हुकूमत आ जाए, क्या आप लोग पेट्रोल सस्ता कर सकते हैं? बता दूं मुर्गे बकरियां जो है उससे हाँ, मेरी बात सुन, आप गोबर पे टैक्स लगाएं, आप सोलर पे टैक्स लगाएं, आप गोबर पे टैक्स लगाएं, आप सोलर पे टैक्स लगाएं, आप गरीब आदमी का खून चूसे, उन्हें मुर्गियां और अंडे ना रखने दें। सोलर की बात कर रहे हैं, उस सोलर की जिस पे आप टैक्स लगा दिया है आपने। नहीं, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा मेरी बारी है तो मुझे बोल दें, आप बोलती रही हैं, मैंने कोई बोल रहा हूँ। आप गलत बात कर रहे हैं बीच में, तो मैं आपको तो बताऊं। आपने कितनी सारी गलत की है, गोबर की मद में जो आप टैक्स कर रहे हैं, आप जाती कर रहे हैं। मेरी बात सुने, कितनी सारी आपने गलत की है, मैं चुप बैठा रहूं ना, मुझे सुन ले, जो मैं गलत करूंगा बता दीजिएगा। आप दोनों इतनी गलत कर रहे हैं और 25 करोड़ अवाम चुप करके बैठी हुई है, वो भी तो देख वो भी तो हमें बर्दाश्त कर रहे हैं, स्पेशली आप लोगों को। अच्छा, मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इनके पास प्रोग्राम क्या है मुल्क चलाने का, मुझे वो बता दें। आप हमें कह रहे हैं ना हमारे पास क्या प्रोग्राम था। कोरोना जैसी वबा में, जो कि एक आलमी वबा थी, ये तो 2-4 मुल्कों की जंग है जिसकी ये बात करते हैं, उसमें किस तरह पाकिस्तान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप निकाल के लेके आई। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे ये उस वक्त होते तो पाकिस्तान का हाल क्या होता। आप सिर्फ मुझे ये बता दें कि ये थोड़ी सी जंग लगी है और ये पेट्रोल को 500 से एक दफा ले गए थे, अब 450 पे ये बेच रहे हैं, तो हम तो उस वक्त भी 150 पे मेरे भाई बेचते रहे हैं, जो इनको बहुत महंगा लगता था। और जो कि अबनाए हरमस जो है उसको कोरोना नहीं हुआ था। अच्छा, अबनाए हरमस से आपके जहाज तो गुजर रहे हैं ना। इनको ये बताएं मुझे इतना मैं ये कह रहा हूँ कि मईशत को कोरोना अबनाए हरमस से आपके जहाज तो गुजर रहे हैं। आपको क्या इशू है अपना? बल्कि हमारी पर्ची पे हम दूसरे ममालिक के भी गुजार रहे हैं, पाकिस्तान चलती है। 91% पे आ गया है आज भी मंडी में। पाकिस्तान का नाम पूरे, हाँ अच्छा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को और इज्जत दे, लेकिन इन 25 करोड़ का भी हमने और आपने मिलकर सोचना है, उसके लिए भी थोड़ी बात कर लें। बहुत हो गई जंग पे बातें, अब पाकिस्तानियों के लिए भी कोई बात कर लें। $91 पे आ गया आलमी मंडी में, 105 है, आया है ना पिछले दिनों में? नहीं 98 से फिर वापस लग गया, नहीं 91-2 तक आए, तो ये रोज फिर बढ़ा देते हैं। अब अगले हफ्ते ये फिर बढ़ाने जा रहे हैं इस वीक में, तो ये कहां तक जाएंगे? ये मुझे कोई टारगेट तो बता दें। बजट में तो 80 रुपए तय हुआ था ना कि 80 रुपए से ज्यादा लेवी नहीं लगेगी, और अब 118 ले रहे हैं, अब ये और बढ़ाएंगे, तो इस तरह मुल्क नहीं चलता। चलें एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे। हुकूमत और अपोजिशन में क्या राब्ता होगा, चकजई साहब की शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात होगी, इस पे बात करते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा राना साहब, आप मैशत को बड़े क्लोजली वॉच भी करते हैं, कवर भी करते हैं। अब ये आए उस पे FBR पे भी होती है, तनकीद होती है कि जी टैक्स का हदफ पूरा नहीं हुआ।
एक तो ख्याल ये भी है ना कि अगर मार्केट चल रही होगी, पैसा सर्कुलेट हो रहा होगा, तो एफबीआर भी अपना जो है वो टारगेट पूरा करेगा। कोई सेक्टर नहीं चल रहा, प्रॉपर्टी नहीं चल रहा है, एप्टा वाले अपने गिले शिकवे करते हैं, तो ये किस हद तक जायज बात है कि मईशत का जो पहिया है वो थोड़ा सा जंग आलूद हुआ है? देखिए, मैशे जो है स्लो डाउन तो हुई है ओवरऑल, और ये हुकूमत की अपनी पॉलिसी है। जो एक फिस्कल स्टेबिलिटी कहते हैं ना हमारे वजीर खजाना, ये वो लैंग्वेज है जिसकी आवाम को समझ नहीं आती। फिस्कल स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि हमने टैक्सेस ज्यादा रखने हैं, खर्चों को कंट्रोल रखना है, ताकि बहुत ज्यादा खर्चा ना, तो बहुत ज्यादा बजट का खसारा ना, तो हम स्टेबल रहे, ये इसका मतलब होता है। तो इसका वो कह रहे मैं आइंदा भी यही करूंगा, उन्होंने कह दिया है। अगला बजट भी फिस्कल स्टेबिलिटी का बजट होगा, बल्कि उसका हदफ भी तय हो चुका है, मैं रिपोर्ट कर चुका हूँ, पार्लियामेंट ने तो भी प्रूव करना, वो ऑलरेडी तय हो चुका है हदफ। इसमें 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो रियल एस्टेट सेक्टर की आपने बात की ना, 2-2.5 साल से उसमें ग्रोथ नहीं है, स्लम्प है। आपके अपने पे अगर किसी का कोई रिलेटिव का कोई जानने वाला का हो, तो उसमें आपकी मार्केट प्राइस बढ़ ही नहीं रही, सिवाय एक आध सेक्टर में कोई मखसूस जगह पे डेवलपमेंट हो रही होती है। उसके बावजूद उस सेक्टर से टैक्स कलेक्शन ज्यादा है, क्योंकि इन्होंने रेट्स बढ़ा दिए थे। जो सेलर है उसका रेट बढ़ा दिया था, परचेजर का इन्होंने कम कर दिया, और बैलेंस इन्होंने कर दिया। जितना परचेजर का कम किया उतना सेलर का बढ़ाया, टैक्स कलेक्शन इनकी ज्यादा हो रही है। कॉर्पोरेट सेक्टर से इनकी टैक्स कलेक्शन ज्यादा हो रही है, सैलरीड क्लास से इनकी टैक्स कलेक्शन आज भी ज्यादा हो रही है। प्रॉब्लम ये होता है जहां पे एफबीआर आके मार खाता है, मार वहां से खाता है जो ये प्राइम मिनिस्टर को और आईएमएफ को कमिट करते हैं ना। 2 तरह के आपके टैक्स में इंक्रीज आता है, एक महंगाई की वजह से, महंगाई इन्होंने जितनी फोरकास्ट करते हैं उसके अगर मुताबिक हो या उससे ज्यादा, तो एफबीआर का फायदा होता है। महंगाई कम हो जाए तो एफबीआर का नुकसान होता है। अच्छा, दूसरा इसके अंदर इनकी ये होता है कि ये आईएमएफ को और पीएम को कहते हैं कि ये वाले इतना जो पैसा है वो हम अपने इन्फोर्समेंट से, अपनी जो पॉलिसीज तो इंप्लीमेंटेशन साइड पे रहेगी ना, इन्फोर्समेंट को बेहतर करके हम ये पैसा इकट्ठा करेंगे, वो ये कर नहीं पाते। इनकी इन्फोर्समेंट बहुत वीक है। पहले ये कहा जाता था कि इन्फोर्समेंट इसलिए वीक है, इनके पास गाड़ियां नहीं है, इनकी तनख्वाहें अच्छी नहीं है। जब राशिद अंग्रियाल चेयरमैन एफबीआर आए, उन्होंने ग्रेड 17 के जो ऑफिसर्स हैं उनको गाड़ी दी, एक 1000 के करीब कोई गाड़ियां खरीदी गई, 1000 गाड़ी 1300 सीसी हर बंदे को दी गई, ऑफिसर को, मर्द औरत को, जो गालिबन 17 उसके ऊपर जो थे। उसके बाद दूसरा इन्होंने ये किया, उनकी तनख्वाहों में 4 गुना तक इजाफा किया। इन्होंने कहा जी कि इनको परफॉर्मेंस बेस्ड अलाउंस मिलेगा, किसी को 100%, किसी को 200%, किसी को 300%, किसी को 400%, तो एवरेज सबका मिला के भी 200% बनता था। ये हल नहीं है, इसलिए ये मार खा रहे हैं। ये अभी 2-3 चीजें ना मैं क्लैरिफाई करूं बिफोर यू मूव टू द पॉलिटिकल टॉपिक। जो टारगेटेड सब्सिडी की मोहतरमा शुमाइला राना साहब अभी बात कर रही थी ना, ये कर रही थी फ्यूल के कॉन्टेक्स्ट में। अगर हम इनकी बात मान भी लेंगे, पहले तो बात हर मोटरसाइकिल वाले फ्यूल वाले को सब्सिडी उसको नहीं मिल रही। अभी आपने 12,000 का बिल निकाला है, उससे 2,000 गवर्नमेंट देगी, 10,000 तो उसको पड़ गया फिर भी। नंबर 1। नंबर 2, एक टारगेटेड सब्सिडी के ऊपर एक और बड़ा मजाक होने जा रहा है, और वो कहते हैं ना, जागते रहना हम पे ना रहना। आईएमएफ को कमिटमेंट दी जा चुकी है कि जो बिजली के ऊपर अब सब्सिडी जा रही है ना, इसके ऊपर अप टू 300 यूनिट्स, जिसमें ज्यादा 200 यूनिट्स तक जा रही है। ये कह रहे हैं कि हम ये बिलों के जरिए सब्सिडी अपनी नहीं देंगे, BISP बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सब्सिडी देंगे। अब पहली बात, जो कि BISP का डेटाबेस है वो है 1 करोड़ अफराद का। इस वक्त जो इफेक्टिव आपका जो यूजर है ना, जो 200-300 यूनिट्स का, वो कोई 2.25 करोड़ है। तो आप उसको लिंक कैसे करेंगे? उसका नुकसान सबसे ज्यादा आपकी लो मिडिल इनकम ग्रुप को होने जा रहा है। अभी आपको पता है कि लोग इतने मजबूर हो गए हैं कि उन्होंने 2-2 मीटर घर में लगाए हुए हैं। बिल्कुल। वो 15 दिन एक चलाते हैं, 15 दिन दूसरा चलाते हैं कि 200 की स्लैब वो क्रॉस ना करे, वो सारा सिलसिला खत्म हो जाएगा। तो एक प्राइसेस के अंदर एक मैसिव इंक्रीज एक आने जा रहा है। इन्वेस्टमेंट की बार बार बात हो रही है। इन्वेस्टमेंट में पहले 9 माह में 27% कमी हुई है। एक्सपोर्ट्स के अंदर 6.25% कमी हुई है। ना एक्सपोर्ट्स बढ़ रही है, ना इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। और जब फाइनेंस मिनिस्टर बात करते हैं जी कि रोशन डिजिटल अकाउंट में बड़ा पैसा है, रोशन डिजिटल अकाउंट क्या है? महंगा तरीन कर्जा है। रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए भी कर्जा ही हम ले रहे हैं। वो कहते हैं मैं पांडा बॉन्ड करने जा रहा हूं, वो क्या है? वो भी कर्जा है। फिस्कल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, वो क्या है? टैक्सेस है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक जी, शुमाइला राना साहब, अब जरा राना साहब जो अपोजिशन से बातचीत का मामला है, अचकजई साहब की और वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात होगी, कैसे देखती है हुक्मरान जमात इसे? देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि वज़ीर आज़म ने और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और हमारे जो भी लॉ मिनिस्टर हैं और जितने भी वज़रा हैं, और उन्होंने जब भी फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात की है, उन्होंने इनको मुज़ाकरात की दावत दी है। चूँकि माजरत के साथ PTI की जो जमात है, इसके अंदर बहुत से ग्रुप्स बन गए हुए हैं। सलमान साहब का अपना ग्रुप है, बैरिस्टर गौहर साहब का एक ग्रुप है, अलीमा खान साहिबा का एक अपनी एक सिंपैथी है अपने भाई के लिए, उनका एक अपना ग्रुप है। थिंक टैंक जो इनका था, एक इनका जो मांगे दांगे के जो लोग थे, उनका एक अपना ग्रुप है।
और वो लोग जो इन्होंने उधार इधर की जमात से लेके उधर की जमात से लेके एक अपना एक बिठाया था, वो कहते हैं कि हम ज्यादा जो है वो वफादार हैं इस जमात के। तो माजरत के साथ इनकी एटीएम्स भी थी, वो पता नहीं आजकल किधर है। इनकी पता नहीं, वो तो मुझे नहीं पता, इनके वो मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। नहीं, वो बात का जवाब नहीं, मैं एक बात बात करने दें। मेरा ख्याल है कि ये आप इसमें से निकलवा दें, ये मुनासिब नहीं है। क्या चीज? और ये जो हमारे पास है, इसके पास है, इसको नहीं, इसको आप प्लीज नहीं, वो एटीएम्स तो आप लोग कहते थे ना उनको, जहांगीर तरीन को, अलीम खान को, और नहीं, मैं इसके ऊपर नहीं बात करना चाहती, जी जी, क्योंकि मैं इन्होंने कही है, नहीं कही है, लेकिन नहीं, मुझे ये मुनासिब नहीं लग रहा। मेरी बात है, रहने दें। दूसरी बात ये है कि जो हम बहुत दफा इनको कह चुके हैं, मुज़ाकरात, इनकी अपनी जो क़यादत, जो अवेलेबल क़यादत है, और जो इन्होंने कुछ देर के लिए रेंटल क़यादत मांगी है, उनके व्यूज और उनके तासुरात, चूंकि वो पॉलिटिकल थॉट्स के साथ आए हैं, वो पॉलिटिकल माइंडसेट के साथ लोग आए हैं और जमहूरी लोग हैं, उनकी सोच और इनकी सोच में बहुत डिफरेंस। अच्छा, ज़ई साहब की सोच में और बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि प्रैक्टिकल अप्रोच रखने वाला बंदा जो है वो इस वक्त तसादुम नहीं चाहता, और ये इन्होंने अपने बयानात से, शोला अंगेजी से और रियासत मुखालिफ मुहिम चलाकर और लोगों को इंस्टिगेट करके इन्होंने अपने आप को ही बंद गली की तरफ लेकर गए हैं। आज इनका जो सपोर्टर है, माजरत के साथ, वो भी कंफ्यूज है कि हमने कौन से घर की बात को जो है वो मानना है। तो आपको नहीं लगता कि कोई बामानी मुज़ाकरात हो के कोई हल निकल सकता है? मैं वही चाहती हूँ, मैं तो वही बता रही हूँ कि वज़ीर आज़म की काविशों से तो पहले भी इन्होंने कहा था कि जी हमने, क्या आप बैठे, आप आए, मुज़ाकरात करें, जो सियासी डायलॉग है, जो सियासी इश्यूज हैं, उनको सियासी मेज के ऊपर बैठकर ही हल हो सकता है। आपका रास्ता यहीं से ही निकल तो मैं समझती हूँ कि आपको अब ये समझ लेना चाहिए कि हर चीज जो है वो आप हैंडसम वजीर आजम रहा है जी हमारा, हाँ जी, हमारा जो है वो पूरी दुनिया में मकबूल है जी, दुनिया पाकिस्तान में मकबूल है, पॉपुलैरिटी की बुनियाद के ऊपर, पॉपुलर एक लीडरशिप के तौर पर आपके एक दिमाग में गलतफहमी है, इस वजह से आप प्रैक्टिकल काम की तरफ, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की तरफ आते ही नहीं है। अच्छा, आपके ज़हन में ये है कि हम जो भी कहेंगे दुनिया, पाकिस्तान, कौम हमारे साथ है, तो आपने अपनी पिछले आपने देख लिया, ठीक कह रही है, पाकिस्तानी कौम सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के साथ है, सिर्फ ये भी आपकी गलतफहमी, तहरीक इंसाफ के खिलाफ के साथ है, पूरी कौम पाकिस्तान के साथ है। देखिए मार्क के हक में किस तरह बात भी कर दे, अब आपको कोई बात भी नहीं, वो तो पाकिस्तान में तो सारी कौम, हम भी पास है, हम पाकिस्तानी नहीं है, सारी वो तो पाकिस्तानी नहीं है, यहाँ पे तो हम सियासत की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम सियासत की, मेरी बात सुने, हम तो एंटी पाकिस्तान है और आप पाकिस्तानी है, बात सियासत की हो रही है, हम भी पाकिस्तानी है और आप भी पाकिस्तानी है, फिर पाकिस्तान का मार्क का हक जो है तो उसमें क्या किया? सबसे पहले हमने मार्क का हक में आगे खड़े हुए, अब सबसे पहले हम मार्क का हक में खड़े हुए, जब हुआ आप बैठ जाएं, लेकिन आप कोई तकरीब बताएं। नहीं, पर मसला ये ना कि वो तो कोई पाकिस्तान क्वेश्चन ही नहीं है ना, वो तो देखिए, चाहे नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, मैंने बोलना है या मैं वतन होने पे कोई शक नहीं, हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए आपसे, हम गद्दारी का सर्टिफिकेट किसी में हम पे भी इल्जाम। अच्छा चले, मेरी बात सुनो, हमें कोई इनसे सर्टिफिकेट चाहिए, हम नहीं, हम माशाल्लाह पाकिस्तानी है और बहुत अच्छे पाकिस्तानी है, इनसे बहुत अच्छे पाकिस्तानी मशहूर है कि और अगली पाकिस्तान में मुज़ाकरात का सिलसिला जब शुरू हुआ तो इनसे रिक्वेस्ट की गई कि आप अपना दिल से मौखर कर दें, इन्होंने किया था, जो बात कही हम मानते हैं। चले आप बताएं, बातचीत आगे बढ़ सकती है। बात एक तो मेरी बहन जो कह रही थी धड़ेबाजी, कोई धड़ेबाजी नहीं है। जब मुस्लिम लीग नून पे इतना बुरा वक्त आया था ना, तो मुझे 2-3 चेहरे नजर आते थे खड़े हुए, उनमें जवेद हाशमी साहब, उनमें एक दो और नाम हैं जो खड़े थे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे लोग खड़े हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। हाँ, किसी की सोच अलग हो सकती है कि यार इस तरह नहीं तो इस तरह किया जाए, ये जमहूरियत का हुस्न है जो इख्तिलाफ राय है, इख्तिलाफ कहीं पे भी नहीं है, इख्तिलाफ राय जरूर हो सकता है, इसलिए ये बात कतन नहीं है। जहां तक मुज़ाकरात की बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात को हमेशा वेलकम कहा है, और जब ये हमारे नए लीडर ऑफ अपोजिशन दोनों आए थे अपर हाउस में और लोअर हाउस में, तो उस वक्त नेशनल असम्बली में और सेनेट में, तो उस वक्त
उनको पूरा मैंडेट खान साहब ने दे दिया था और हमने कमेटी भी बना दी, और उसके बाद आज तक कह रहे हैं मुज़ाकरात करें, लेकिन ये सिर्फ मुज़ाकरात का प्रोपोगंडा करते हैं, मुज़ाकरात नहीं करते। ये कहते हैं खबरों में भी ये बात आ जाए कि हुकूमत मुज़ाकरात की दावत दे रही है, लेकिन मुज़ाकरात करते नहीं है, ना इनके पास मैंडेट है। इन्होंने कहीं से पूछना होता है कि हाँ जी किस हद तक आगे कदम रखना है, वो कदम कोई रखने दे तो ये रखते हैं, नहीं जो कदम और पीछे हटा लेते हैं। इसलिए देखें, देखें हैंडसम हो वजीर आजम या पालशी हो, जिस तरह का भी है हमें बिल्कुल कबूल है। हमारे नहीं मेरी बात सुनो, ये नहीं, ये बात मैंने आपके लीडर के लिए कोई ऐसा लफ्ज, तो मैं तो आपके लीडर के लिए नहीं किया, मिनिस्टर के लिए मैं कब कह रहा हूँ आपको क्यों, आपको माजरत करनी चाहिए, मैं क्यों माजरत करूं? वजह क्या है माजरत करने की? मैंने आपका कब नाम लिया है? आप पता नहीं, हम अगर हम लंगड़ा लूला और अंधा कह दें तो आप चले आप तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। सोशल मीडिया पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। कल अगेन आपसे इसी टाइम पे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।